हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सीडीपी के 30 क्वेश्चन करने वाले हैं। ऑनलाइन सेट दिसंबर 2021 में जो पेपर हुए हैं उसी के सीरीज चल रही है। सीरीज का नेक्स्ट वीडियो है। देखते हैं पहला ही क्वेश्चन। बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत आते हैं। बच्चे में विकास के अंतर्गत क्या आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। गुणात्मक होते हैं लेकिन केवल गुणात्मक नहीं होते हैं। केवल मात्रात्मक भी नहीं होते। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों बिल्कुल। आगे 4 नंबर में क्या है? नहीं गुणात्मक नहीं मात्रात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों ही परिवर्तन होते हैं। आगे देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प है जो सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म मतलब छोटी छोटी मसल्स का यूज हो रहा है। लिखने में बिल्कुल हो रहा है। कूदने में बड़ी का हो रहा है, तो ये सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल नहीं हुआ। स्थूल गत्यात्मक कौशल हो गया। दौड़ने में भी नहीं है, तैरने में भी नहीं, तो 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। लिखने में है। आगे देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। बच्चे के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण यानी बहुत ही सेंसिटिव चरण है से क्या तात्पर्य है? तो पहला, किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं के उत्थान का स्तंभ चरण, या गर्भाधान से जन्म तक विकासात्मक चरण, या शैशव अवस्था से प्रारंभिक वयस्क अवस्था में परागमन का विकासात्मक चरण, या किसी व्यक्ति के अंतःस्त्राव हुए अचानक परिवर्तनों का विकासात्मक चरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी व्यक्ति की विशिष्ट क्षमताओं का उत्थान का स्तंभ चरण को संवेदनशील चरण के से तात्पर्य है। आगे देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। किसी समकक्षी यानी समान कक्षी समूह के संदर्भ में क्या सही है? बच्चों को द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, या बच्चों में सामाजिकरण में उनकी भूमिका कोई नहीं होती है। बच्चों को सामाजिकरण उनकी लघु लेकिन निरर्थक भूमिका होती है, ऐसा भी नहीं है। ये द्वितीयक सामाजिकरण का कारक नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों को द्वितीयक सामाजिकरण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है समकक्षी समूह के। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सी उप अवस्था यानी लॉरेंस कोल्बर की अवस्था दे रखी है, उसकी उप अवस्था कौन सी है जो नैतिक विकास के पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है? पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत आती है। अनुदेशन, उद्देश्य एवं आदान प्रदान, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत, अनुबंध नैतिक एवं अधिकार कानून, सामाजिक सरोकार और आत्मबोध। तो इसमें पारंपरिक अवस्था के अंतर्गत सार्वभौमिक नैतिक अवस्था आती है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बाकी आप देख लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। समायोजन घटित होता है जब? समायोजन कब घटित होता है? बच्चे अपने अनुभवों को वर्तमान स्कीमों में सम्मिलित करने के लिए रूपांतरण करते हैं? बिल्कुल नहीं। बच्चे अपने वर्तमान स्कीमों में परिवर्तन करके नए अनुभवों का अभिप्राय समझते हैं? बिल्कुल। समायोजन तभी होता है। 3 नंबर ऑप्शन, बच्चे अपनी स्कीमों को असंबंधित खंडों में बांट देते? बिल्कुल नहीं। आगे देखिए 4 नंबर, बच्चे अपने अनुभवों को मूर्त अनुभवों की जगह अमूर्त विषय पर ध्यान केंद्रित करते। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चे अपने वर्तमान इसमें स्कीमा जो भी स्कीमा है उसमें परिवर्तन करके नए अनुभवों के अभिप्राय को समझते हैं। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसे समायोजन कहते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक 5 वर्षीय बच्चे को 16 फूलों के चित्र दिखाए जाते हैं। एक 5 वर्ष का बच्चा है, उसे 16 फूलों के चित्र दिखाए जा रहे हैं, जिनमें से 4 लाल 12 नीले रंग के होते हैं। 4 लाल रंग के 12 नीले रंग के। जब बच्चे से प्रश्न पूछा जाता है क्या नीले फूल अधिक है या लाल फूल अधिक है, बच्चा उत्तर देता है कि नीले फूल अधिक है। जिन प्याजे के अनुसार इसका क्या अभिप्राय है? बच्चा अभी हर जगह दक्षता हासिल नहीं कर पाया। क्रमबद्धता की, श्रेणी वर्गीकरण की, या सक्रमक अनुमान की, या प्रतिज्ञप्ति चिंतन की। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चा सक्रमक अनुमान की दक्षता हासिल नहीं कर पाया है, तभी तो कह रहा है कि नीले फूल अधिक है। ऐसे नहीं बता पाया कि लाल फूल कम है। तो यही बात हुई। आगे देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं में विद्यार्थी को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर यानी इंटरेक्शन कराकर सहारा देकर अध्यापन कराती है यानी टीचिंग कराती है। यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है? किस पर आधारित? लॉरेंस कोल्बर के नैतिक विकास सिद्धांत पर? बिल्कुल नहीं। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर? तो जीन पियाजे में सहारा देने की कोई बात नहीं की गई। लेव वाइगोस्की के सामाजिक सिद्धांत पर? बिल्कुल। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत पर भी नहीं है। लेव वाइगोस्की ने कहा था सहारा देकर अंतःक्रिया करा के सामाजिक सहपाठियों के साथ। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। प्रगतिशील कक्षा में पाठ्यचर्या का उद्देश्य हर जगह को महत्व देता है। किसको महत्व देता है? रटन स्मृति को आपको रटवाना है? नहीं। सत्ता के प्रति अनुकूलता, आलोचनात्मक चिंतन को, या प्रत्यास्मरण और सतत अभ्यास ड्रिल को रटवाना नहीं है, ये भी रटवाना ही हो गया। और इसमें आलोचनात्मक चिंतन को, क्रिटिकल थिंकिंग को महत्व देते हैं। 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार इनमें से कौन सी बुद्धि जटिल आंतरिक, बहुत ही जटिल जो आंतरिक अंतर की भावना को पहचाने, उनके प्रयोग करके अपने आचरण में दिशा देने की योग्यता से संबंधित है? कौन सी अपने आप को दिशा? अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, ये तो दूसरों को समझने की होती है। अंतर्व्यक्तिक बुद्धि, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि ये स्वयं को समझने के लिए होती है। भाषाई बुद्धि भाषा के बारे में, प्राकृतिक बुद्धि प्रकृति के बारे में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्व्यक्तिक बुद्धि। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर यहाँ किसी दूसरे की भावना को जानने की बात होती तो अंतर्व्यक्तिक बुद्धि हो जाती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर।
इसमें कथन और तर्क दे रखा है। कथन है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण का सर्जन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बिल्कुल ऐसे ही है। आर उपकारी वातावरण भाषा विकास के अर्थपूर्ण विकास भूमिका निभाता है, अर्थपूर्ण विकास में भूमिका निभाता है, तो बिल्कुल निभाता है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। आगे देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। खाली जगह शब्द का प्रयोग जैविक अंतरों के लिए किया जाता है, यानी बायोलॉजिकल डिफरेंस के लिए, जबकि खाली जगह शब्द का प्रयोग उन विशेषताओं और स्वभाव के लिए होता है जिसके लिए विशेष सांस्कृतिक पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो जैविक अंतरों के लिए शब्द को तो लिंग के रूप में प्रयोग करते हैं, लिंग कौन सा लिंग है, लेकिन विशेषताओं और स्वभावों के लिए जेंडर का प्रयोग करते हैं। जैविक अंतरों में जेंडर नहीं होगा, जेंडर नहीं होगा, पहले ही आप देख लो, लैंगिकता की कोई बात नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला ही। लिंग होगी बायोलॉजिकल, जेंडर होगा सामाजिक या विशेषताओं स्वभाव जिससे विशेष संस्कृति और पूरी महिलाओं के लिए, पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानी जाती है। एक नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। बहुभाषी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है बहुभाषी कक्षा के लिए? स्कूल को केवल उन्हीं छात्रों की भर्ती करनी चाहिए जो स्कूल के निर्धारित अनुदेशन में भाषा का संवाद कर सके, बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। 2 नंबर, शिक्षकों को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए, छात्रों को उस भाषा का संवाद यानी बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिसका प्रयोग करने में आसान हो, बिल्कुल ये तो करना ही चाहिए। बच्चों पर कोई दबाव नहीं बनाना है, तो ये अपने आप अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे। शिक्षकों को छात्रों को दंडित करना चाहिए, दंडित तो स्कूल में करना ही नहीं है। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन भाषा के अलावा आपको बोल दिया कि इंग्लिश ही बोलना है, तो ऐसा इंग्लिश नहीं बोलने पर दंडित करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। स्कूल द्वारा निर्धारित अनुदेशन की भाषा सभी का मूल्यांकन होना चाहिए, ऐसा भी नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर ऑप्शन। शिक्षक को भी सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को अपनी भाषा बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, भाषा में संवाद करने के, ताकि प्रयोग में आसानी हो। 2 नंबर क्वेश्चन राइट ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मूल्यांकन हेतु मानकीकृत परीक्षणों के संदर्भ में सही है? मानकीकृत परीक्षणों के लिए ये छात्रों के अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित करते हैं, तो ये बिल्कुल अपसारी चिंतन को प्रोत्साहित नहीं करते। ये मूल्यांकन के सख्त ढांचे संरचनाओं पर आधारित, बिल्कुल संरचनाओं पर आधारित होते हैं। ये अधिगम की आवश्यकताओं विविधता पर आधारित विधियों का प्रयोग करते हैं, बिल्कुल नहीं करते हैं मानकीकृत परीक्षण। वे मानते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति भिन्न भिन्न गति से सीखता है, बिल्कुल नहीं मानते। तो इसका राइट आंसर हो जाए ये मूल्यांकन सख्त ढांचे और संरचनाओं पर आधारित होता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी विधि अधिगम के लिए आकलन हेतु उपयुक्त है? अधिगम के लिए आकलन सिर्फ साल के अंत में परीक्षाएं करना, बच्चों के संप्रति बुद्धि का नियमित प्रलेखीकरण या मानकीकृत परीक्षण, या केवल प्रत्यास्मरण यानी बार बार स्मरण पर आधारित प्रश्नोत्तरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों के संप्रति बुद्धि पर नियमित प्रलेखीकरण करना। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। एक अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को गणित के सवालों को उत्तर तक पहुंचने की प्रक्रिया की व्याख्या करने के लिए बढ़ावा देती है। अधिगम की प्रक्रिया में संदर्भ यह तकनीक है, कौन सी अर्थहीन है, कभी कभार ही इस्तेमाल करनी चाहिए, या फिर अधिगम के लिए बाधित है कि बाधा उत्पन्न करेगी, बाधा बिल्कुल नहीं करेगी, अधिक संज्ञानात्मक कौशल का विकास में मदद करेगी, मेटाकॉग्निशन स्किल में मदद करेगी। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। समावेशी शिक्षा किन विद्यार्थियों के लिए अधिगम के उपयुक्त स्तर मान रखती है? सर्जनात्मकता, स्वालीनता का, अधिगम विकार का, मानसिक रूप से चुनौती का पूर्ण का? तो इसका सर्जनात्मकता का भी है, स्वालीनता का भी है, अधिगम विकार का भी है, मानसिक चुनौतीपूर्ण का। चारों ही ऑप्शन है। चारों ही ऑप्शन कौन से में है? पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, तीसरे में नहीं, 4 नंबर ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन है, राइट हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन। एक ऐसी दशा जिसमें कोई बच्चा पढ़ते समय कुछ अक्षरों को हटा या शब्दों को हटा देता है या प्रतिस्थापित कर देता है या फिर उल्टा कर देता है, खाली जगह कहलाती है? वाचन वैकल्य, स्वालीनता, अधिगम असहायता, या अवधान न्यूनता, अतिसक्रियता, विकार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाचन वैकल्य। वो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है, वाचन वैकल्य है। आगे देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन। बिंदु अपने आप से परियोजना पर कार्य करने के लिए बहुत ही उत्साहित है, अपने आप से उत्साहित है और मौलिक व अभिसारी समाधानों को खोज लाती है। ये गुण किस ओर संकेत करता है? स्वकेंद्रीयता की ओर, सर्जनात्मकता की ओर, या बाह्य प्रेरणा है, इसलिए बाह्य प्रेरणा कोई नहीं है। संज्ञानात्मक विलंबता के कारण, विलंबता भी नहीं है। स्वकेंद्रित अपने आप पर केंद्रित नहीं, ये सर्जनात्मक क्रिएटिविटी की ओर इशारा करते हैं, संकेत करते हैं। आगे 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? जिनको आंशिक कम रूप से दिखाई देता है, बड़े प्रिंट वाली छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट्स, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक बिल्कुल नहीं, सॉफ्टवेयर जो मूल पाठक के वाक में परिवर्तन करते हैं, तो इसमें सॉफ्टवेयर जो मूल पाठक को वाक बोलने में परिवर्तन करते बिल्कुल होने चाहिए। त्रिआयामी होंगे तो अच्छे से होगा। बड़े प्रिंट में छपी हुई पुस्तकें भी होनी चाहिए, 1, 2 और 4, कौन से 2 नंबर ऑप्शन में राइट हो जाएगा। छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक नहीं होने चाहिए। आगे देखते हैं 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कक्षा में बच्चों को अधिगम को सहयोग देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रभावशाली नहीं है?
संपत्ति नक्शों के निर्माण में बच्चों की सहायता, बिल्कुल। बच्चों के स्मृति सहायक विधि खंडीकरण के उपयोग से सीख, ये भी प्रभावशाली है। बच्चों के प्रश्न के उत्तर निष्क्रिय नकल उतारने के लिए करना, ये प्रभावशाली नहीं है। 4 नंबर देखते हैं, अपने बच्चों के अपने सहयोगी के साथ बैठकर सीखने के लिए प्रेरित करना, ये भी प्रभावशाली है। तो नहीं पूछा है तो नहीं, 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बच्चों को उत्तर के लिए निष्क्रिय नकल उतारने के लिए कहना, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सवाल प्रतिक्रियात्मक ज्ञान से संबंधित है? प्रतिक्रियात्मक, अमेरिका की राजधानी क्या है? मानचित्र और ग्लोब में क्या अंतर है? 3 अंकों वाली संख्या जोड़ने का क्या तरीका है? प्रकाश संश्लेषण की क्या परिभाषा है? ऐसा क्वेश्चन जिसमें कोई प्रक्रिया के बारे में ज्ञान हो, तो इसमें 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 अंकों की संख्या जोड़ने के लिए इसमें प्रक्रिया होगी, जोड़ने का तरीका, तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 23 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षा हर जगह होनी चाहिए। वेतन और अभ्यास पर आधारित, बिल्कुल नहीं। अन्वेषण प्रेरित और खोज अभिमुखी हो सकती है। पाठ्यपुस्तक केंद्रित और शिक्षक केंद्रित, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। परीक्षाओं के लिए सीखने के लिए अनुमुख की परीक्षा है, इसीलिए सीखना, नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुवेक्षक यानी खोजी अनुमुखी या अन्वेषक प्रेरित होनी चाहिए। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम के लिए श्रेष्ठ परिभाषा देता है? सबसे श्रेष्ठ अधिगम पाठ्यपुस्तकों के दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित, बिल्कुल नहीं। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। बाहर से जो जानकारी लाते हैं उससे सम्मिलित करता है, बिल्कुल करता है। अधिगम केवल पेपर पर से आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा मापा जा सकता है, बिल्कुल नहीं। अधिगम की प्रक्रिया में विद्यार्थी केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलती है, केवल शिक्षक द्वारा नहीं मिलती है। तो 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। सक्रिय अधिगम है, जो अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है, सक्रिय जिसमें बच्चा भी एक्टिव होता है, तो विद्यालय के बाहर से जो भी जानकारी लाते हैं उसमें सम्मिलित करता है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 25 नंबर क्वेश्चन। 25 नंबर में क्या कह रहा है? समस्या समाधान के संदर्भ में किसी समस्या को एक ही तरीके से प्रस्तुत करने पर अटक जाना क्या कहलाता है? प्रक्रियात्मक स्थिरता या अनुक्रिया समुच्चय या अनुरूपक चिंतक, या 4 नंबर साधन लक्ष्य विश्लेषण। इसका 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा अनुक्रिया समुच्चय। आगे देखते हैं नेक्स्ट 26 नंबर, एक कक्षा में छोटे विद्यार्थी छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है? व्यवहारवादी, संरचनावादी, मनोविश्लेषणवादी या प्रतिपादक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संरचनावादी कक्षा का उपागम हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, समस्या के समाधान की वह प्रणाली जिसके द्वारा लक्ष्य के आरंभ करके क्रमशः पीछे की तरफ चलकर हल तक पहुंच जाता है, खल जगह कहलाती है। अनुरूपक या पश्चगामी कार्यकारी युक्ति, कलन विधि, स्मरण सहायक विधि। तो पश्चगामी कार्यकारी युक्ति होती है। 2 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन, बच्चे गलतियां करते हैं तो उन्हें कक्षा में महत्व नहीं देना चाहिए, या उन्हें कार्य को बार बार दोहराने के लिए कहना चाहिए जब तक वे गलती ना छोड़ते, रिपीट नहीं करवाना है। उन्हें कक्षा में एक अलग खंड, अलग कोने में बैठा देना चाहिए, कॉर्नर में, बिल्कुल नहीं। शिक्षक को बच्चे की सोचने की, समझने की प्रक्रिया को समझने के लिए उसके साथ चर्चा करनी चाहिए, बिल्कुल सही। 4 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 29 सेकंड लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर, एक शिक्षक अपने छात्र को सीखने के लिए आंतरिक रूप से प्रेरित बने रहने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं? दुश्चिंता और भय पैदा करके, बिल्कुल नहीं। स्पर्धा परीक्षण करके, बिल्कुल नहीं। प्रतिस्पर्धा कंपटीशन करवा के, नहीं। व्यक्तिगत नैपुण्य लक्ष्यों की निर्धारित करने में उनका सहयोग देकर, या 4 नंबर ऑप्शन वास्तविक इनाम टॉपी देकर, बिल्कुल नहीं। तो 3 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वास्तविक नैपुण्य लक्ष्यों को निर्धारित करने में उनके सहयोग देकर प्रोत्साहित कर सकता है। आगे 30 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का, किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? अवधान, प्रत्यास्मरण, रटना, अधिसंज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेटाकॉग्निशन। 4 नंबर ऑप्शन अधिसंज्ञान कहते हैं। ये थे 30 क्वेश्चन। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब कुछ ही पेपर बचे हैं, CDP के सारे आ जाएंगे दिसंबर 2021 के, फिर मैथ के, EVS के शुरू करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब।